मंडी में ताबड़तोड़ एक्शन, विरोध के बीच किस तरह गर्जा बुलडोजर, आगे खबर दिखाएंगे। साथ ही मेरठ में मोबाइल पर मौत का खेल, फट गई दिमाग की नस, एक पूरी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। वाराणसी के दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। इस दौरान कार्रवाई का विरोध देखने को मिला। विरोध कर रहे लोगों ने हंगामा किया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए। 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वाराणसी के दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। नई सड़क से चौक थाने तक दालमंडी सड़क चौड़ीकरण की जद में आए 187 मकानों में से 21 मकानों को नगर निगम ने जर्जर घोषित किया हुआ है। इसी क्रम में इन जर्जर भवनों को जमींदोज किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई के दौरान दुकानदारों का भारी विरोध भी देखने को मिला। विरोध से हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार ने विरोध के लिए अपने मकान में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगते ही भगदड़ जैसे हालात बन गए। ध्वस्तीकरण का विरोध कर रहे लोगों ने हंगामा किया। हंगामे पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस दौरान दुकानदारों ने कहा है कि वह अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। अरे चौड़ीकरण करोगे, किसी को बर्बाद करके करोगे आप? किसी को आप बर्बाद करके करोगे? किस तरीके का जुल्म? जुल्म ये देख नहीं रहे आप? जुल्म ये जुल्म आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आप लोग को पहले की डायरेक्ट आके तोड़ा जा रहा है। क्या ये जी नहीं, कोई नोटिस वोटिस नहीं है। और हम लोग बाकायदा क्या नाम है, लड़ेंगे अपनी लड़ाई, आखिरी दम तक लड़ेंगे। एक और दालमंडी में सड़क चौड़ी करने के लिए जर्जर मकान दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। दूसरी ओर स्थानीय दुकानदार प्रशासन के अधिकारियों से 10 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। वहीं दालमंडी में अब तक की एक दिन में सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसके चलते 4 थानों के करीब 500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ ही ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बता दें कि इससे पहले 21 जनवरी को एक साथ 8 मकानों को ध्वस्त किया गया था। एक 187 यानी 187 मकान प्रॉपर्टी हैं जिनको सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है। तो भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग मौजूद है ताकि किसी को चोट ना लगे। और ये देखिए मलबा इस वक्त दालमंडी गलियों में सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। कानपुर के पनकी स्थित HDFC बैंक के ब्रांच के अंदर तब ड्रामा हुआ जब महिला कर्मचारी की एक ग्राहक से तीखी नोकझोंक हुई। बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें आस्था सिंह नाम की महिला कर्मचारी ग्राहक को गालियां देती हुई दिख रही है और अपनी जाति की धौंस भी दिखा रही है। क्या अपने पति को समझाओ यार। यूपी के कानपुर के बैंक में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ऐसा भड़की कि उसने ताबड़तोड़ गालियां दे डाली। क्या अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूं, मैंने इनकी लैंग्वेज। महिला कर्मचारी ने न इंसान देखा, न जगह और न वक्त। गुस्सा उस पर इस कदर हावी हुआ कि उसने ताबड़तोड़ गालियां दे डाली। बात तब और बढ़ गई जब महिला ने दबंगाई दिखाने के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। रुक जाइए ठाकुर बताया गया कि बैंक में हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ जब एक ग्राहक की महिला कर्मचारी से किसी बात पर बहस हो गई। और देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि महिला कर्मचारी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आपा खो दिया। हद तो तब हो गई जब महिला कर्मचारी ने सामने पड़े लैपटॉप को हथियार बना लिया और ग्राहक पर लैपटॉप फेंकने की कोशिश की। शांत हो जाओ। क्या अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूं, मैंने इस पूरे हंगामे के बीच बैंक कर्मचारियों ने अपनी साथी को रोकने की कोशिश की, उसे समझाया। महिला कर्मचारी के लैपटॉप तानते ही वो अलर्ट हो गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की,
लेकिन ग्राहक से बहसबाजी के बीच महिला कर्मचारी का पारा चढ़ा रहा। उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। हालत यह हो गई कि महिला कर्मचारी के केबिन में भीड़ लग गई, लेकिन हंगामा नहीं रुका। पंजाब के तरनतारन में एक लॉ कॉलेज के अंदर एक छात्रा की हत्या हुई। सरफरे ने युवती को गोली मारी और फिर खुद को शूट कर लिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। पंजाब के तरनतारन में हुई इस घटना ने छात्रों को भीतर से हिलाकर रख दिया है। क्लासरूम में असलहे के साथ पहुंचे एक छात्र ने पहले अपने सामने बैठी छात्रा को गोली मारी, उसके बाद खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। क्लासरूम में फायरिंग की आवाज गूंजते ही चीख पुकार मच गई। खूनी मंजर देखकर छात्राएं बदहवास होने लगी। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक 2 लोगों की लाशें बिछ चुकी थी। मृत लड़की की पहचान संदीप कौर के रूप में हुई है, जबकि लड़के की पहचान प्रिंस राज सिंह के तौर पर हुई है। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਤਰਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤਰਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ। पुलिस ने क्लासरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे के टीवीआर को कब्जे में ले लिया है और पूरे कॉलेज को सील कर दिया है। इस मामले में तरनतारन के एसीपी जसबीर सिंह ने बताया कि छात्रा को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई, जिससे उसका ब्रेन फट गया और मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अब पुलिस ने जांच शुरू की है। आरोपी युवक पिस्टल कहां से लेकर आया, ये पता लगाया जा रहा है। जिथे क्लास अजे शुरू होनी लगी सीगी ते बच्चा जिहड़ा एक उहने पिस्टल लिया के ते लड़की संदीप कौर दे गोली मार दी है। प्रिंस राज बच्चे का नाम है ते उन्हें आप ही यकदम अपने भी गोली मार ली है ते जिहड़ा वो भी क्रिटिकल हालत च उन्होंने लै गया ते लड़की की मौत हो गई है ते असीं मौके ते आए हैं। लड़का भी शायद अजे हॉस्पिटल है, क्रिटिकल है, शायद हो पता करते हैं ते जिहदे संबंध विच कार्रवाई कर रहे हैं। मेरठ में ऑनलाइन गेमिंग ने एक युवक की जान ले ली। ऑनलाइन गेम खेलते समय युवक के दिमाग की नस फट गई, ब्रेन हैमरेज से युवक की मौत हो गई। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झूठ के ना मेरा मोहब्बत के गेम की लत ने ली जान। ऑनलाइन गेम से माइंड अटैक। मेरठ में ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान एक लड़के की मौत हो गई। गेम खेलते समय लड़के का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से उसके दिमाग की नस फट गई। पिछले 2 दिन से लड़का अस्पताल में भर्ती था। वो तो सही था, कोई इलाज नहीं तो बिल्कुल सही था। वो अचानक ही हुआ, खेलते खेलते सर में चक्कर से आया से तो वो नीचे गिर गया। मोबाइल देखते थे, गेम चला क्या कर रहा था, वो नीचे गिरने के बाद उसकी दिमाग की नस फट गई, वो एक्सपायर। कैफ की मौत के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक कैफ की मां ने सरकार से अपील की है कि ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार बैन लगाए। नहीं, गेम गलत है, गेम को मिटा दो, खत्म कर दो गेम को। ये बिल्कुल जो आपका हमारे का नाम और भी बच्चे जहाँ पैदा हो, मगर ये गेम खेलना गलत है। गेम ना खेले कोई भी, इसको बंद कर दीजिए गेम को। सरकार से को अपना इस गेम बंद करो, ये बच्चे जा रहे बेमौत मर रहे हैं ये गेम खेल खेल के। मामला मेरठ के थाना दिल्ली गेट के खैर इलाके का है, जहां पर कैफ अपने परिवार के साथ रहता था। कैफ को ऑनलाइन गेमिंग खेलने की बहुत आदत थी। कैफ प्रिंटिंग का काम करता था, साथ ही उसे रील बनाने और फोटोग्राफी करने का भी शौक था, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की लत ने उसकी जान ले ली। पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रहा था, लेकिन उसको शौक था ऑनलाइन गेमिंग का। बड़ा से बड़ा स्कोर बनाकर ऑनलाइन शेयर करना चाहता था, जिससे उसका सोशल रसूख बढ़ जाए। लेकिन इसी सोशल रसूख के चक्कर में उसकी जान चली गई। कैफ का बीपी 300 के पार चला गया और उसकी दिमाग की नस फट गई। ब्रेन हेमरेज से कैफ की मौत हुई है, लेकिन पूरे इलाके में गमगीन माहौल है और लोग यही कह रहे हैं कि मोदी जी इस खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग को बंद कर दीजिए, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।
यूपी के गाजियाबाद के अलावा कई और जगहों से भी कोरियन गेम से जुड़ी खतरनाक खबर सामने आई है। प्रयागराज में एक 6 साल के बच्चे को ऑनलाइन गेम की ऐसी लत लगी, बच्चा कोरियन लैंग्वेज बोलने लगा। बच्चे के माता पिता को उसकी काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। कोरियन गेम्स का बढ़ता कहर। बच्चों के दिमाग पर खतरनाक असर। माता पिता हो जाएं सावधान। अपने बच्चों पर रखें नजर। गाजियाबाद की 3 बहनों के सुसाइड केस ने जो हड़कंप मचाया, उसने हर माता पिता के लिए खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि पहले मजा और फिर लत बनने वाले ये गेम छोटे छोटे मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में एक 6 साल के बच्चे को इन गेम्स की लत लग गई। गनीमत रही कि माता पिता को वक्त रहते ख्याल आ गया और बच्चे की काउंसलिंग शुरू हो गई, जिसमें पता चला कि कोरियन गेम्स खेलते खेलते बच्चा कोरिया की भाषा बोलने लगा। 6-7 साल का बच्चा था और उसके माता पिता की ये कंसर्न थी कि वो अजीब तरीके के शब्दों का उच्चारण कर रहा था। तो जब हमारे पास आया तो हमने गूगल ट्रांसलेटर से जब उसकी वॉइस को देखा तो हमको पता चला कि वो ज़्यादातर कई वर्ड्स जो है कोरियन लैंग्वेज के थे। तो जब हम लोगों ने हिस्ट्री ली तो पता लगा कि जो माता पिता थे दोनों वर्किंग थे और वो चले जाते थे तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहता था वो। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो ज़्यादातर समय उसको शांत रखने के लिए मोबाइल दे दिया करते थे और मोबाइल पे वो कई गेम खेलता था और कोरियन सीरीज वगैरह देखता था। मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान ने बच्चे की काउंसलिंग शुरू कर दी है। उन्होंने नौकरी करने वाले माता पिता को भी कुछ सुझाव दिए हैं। डॉक्टर राकेश पासवान के मुताबिक बच्चा वर्चुअल आर्टिज्म का शिकार हो गया है। छोटे बच्चों को ये बीमारी बेहद ज्यादा मोबाइल या टीवी देखने से होती है, जिससे बच्चे देर से बोलते हैं या उन्हें बातचीत करने में दिक्कत होती है। यही नहीं, वो दूसरों से बातचीत में कम रुचि दिखाते हैं, एक ही गतिविधि को बार बार दोहराते हैं, स्क्रीन से दूर होने पर चिड़चिड़ापन या गुस्सा दिखाते हैं। अच्छी बात यह है कि एक स्थायी बीमारी नहीं है और स्क्रीन टाइम कम करने और बच्चे का ध्यान रखने से ठीक हो जाती है। बता दें कि स्क्रीन पर अधिक समय देने की वजह से बच्चे अलग वर्चुअल दुनिया में जीने लगते हैं। ऐसे में वो अपनों से दूर हो जाते हैं। अगर कोई इसका विरोध या फिर रोक टोक लगाए तो वो मरने और मारने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करके उन्हें पढ़ाई और फिजिकल खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में नोएडा जैसा हादसा हुआ। कोरांव थाना क्षेत्र के बड़वारी कला गांव में रविवार देर रात शादी में जा रही 2 कारें बेलन नहर में जा गिरी। कार में 9 लोग सवार थे, 2 लोगों की मौत हो गई। पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज के बड़वारी कला गांव में नोएडा जैसा हादसा हो गया। कोरवा थाना क्षेत्र के बड़वारी कला गांव में रविवार देर रात शादी में जा रही 2 कारें बेकाबू होकर बेलन नहर में जा गिरी। कार में 9 लोग सवार थे। सूचना पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दोनों कारों में सवार 9 लोगों में से 7 को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन हादसे में 2 कार सवारों की मौत हो गई। दोनों की पहचान 30 साल के प्रदीप कुशवाहा और 20 साल के अनीश सिंह के रूप में हुई। हादसा रविवार रात करीब 10:30 बजे कोरवा ड्रमंडगंज मुख्य मार्ग पर बेलन नहर पर बनी पुलिया के मोड़ पर हुआ। नहर के अंधे मोड़ पर बेकाबू होकर दोनों कारें नहर में जा गिरी। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया। बता दें कि कार सवार सभी आजमगढ़, जौनपुर, बलिया और गाजीपुर जिले से आए थे। दोस्त की शादी में जाते समय बड़वारी कला गांव के पास स्थित बेलन नहर में अनियंत्रित होकर 2 कारें जा गिरी। हादसे के समय एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने 7 लोगों को बचा लिया, लेकिन प्रदीप कुशवाहा और अनीश का पता नहीं चला।
सोमवार सुबह दोनों के शव हादसे वाली जगह से करीब 100 मीटर आगे नहर में बरामद हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में गोमती नदी पर जल्द ही लग्जरी टूरिस्ट क्रूज की लोग सैर कर सकेंगे। हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज के निर्माण का काम शुरू हो गया है। लग्जरी क्रूज पर लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में गोमती नदी पर जल्द ही शहरवासी और पर्यटक क्रूज की सैर का आनंद उठाएंगे। गोमती नदी पर लग्जरी टूरिस्ट क्रूज चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। एलडीए प्रशासन ने रविवार को प्रोजेक्ट कार्यों का जायजा लिया। निर्माण कार्य को 5 महीने में पूरा कर क्रूज का संचालन शुरू करने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। एलडीए की ओर से बताया गया कि गोमती नदी में टूरिस्ट क्रूज के चलाने के लिए RFP जारी की गई थी, जिसके तहत कोलकाता की कंपनी मेसर्स बालाजी सेल्स एंड पूर्णिमा इंटरप्राइजेस का चुना गया। कंपनी हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज का निर्माण कर रही है। लखनऊ की गोमती नदी अब जल्दी ही शहर का नया टूरिस्ट आकर्षण बनने जा रही है। यहाँ लग्जरी क्रूज चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और हनुमान सेतु के पास गोमती रिवर फ्रंट निर्माण कार्य तेजी से जारी है। हम इस वक्त गोमती रिवर फ्रंट पर मौजूद हैं, जहां वाटर स्पोर्ट्स पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी ही यहां शुरू होने वाला 45 मीटर लंबा क्रूज इसी रास्ते से हनुमान सेतु से गोमती बैराज के बीच चलेगा और एक चक्कर पूरा करने में करीब 30 से 45 मिनट का समय लेगा। चलिए आपको बताते हैं कि क्रूज पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। एक साथ 200 लोग सैर कर सकेंगे। क्रूज की लंबाई 45 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर होगी। हनुमान सेतु से गोमती बैराज के बीच चलेगी। क्रूज के बेसमेंट में कॉन्फ्रेंस हॉल की सुविधा होगी। क्रूज पर होगी VIP लाउंज की सुविधा। क्रूज की ऊपरी डेक पर ओपन रेस्टोरेंट भी बनाया जाएगा। बता दें कि क्रूज की सैर के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपए टिकट प्रस्तावित किया गया है। लंच, डिनर और बुफे जैसी सुविधाओं के लिए यात्रियों को अलग से भुगतान करना होगा। क्रूज पर कैप्टन समेत 5 मरीन क्रू मेंबर्स तैनात होंगे। वहीं गोमती नदी पर क्रूज चलाने के प्रोजेक्ट पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी पूरी लागत कंपनी खुद खर्च करेगी। क्रूज के शुरू होने के बाद कंपनी हर साल एलडीए को 16 लाख रुपए रेवेन्यू के रूप में देगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। फिलहाल गोमती रिवर फ्रंट पर बोटिंग और अन्य वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, जिनका लोग खूब आनंद लेते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि क्रूज सेवा शुरू होने के बाद न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं वो भी गोमती नदी की खूबसूरती करीब से देख सकेंगे। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगरा में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने ऑटो और रिक्शा वालों को शपथ दिलाई। पर्यटन थाना में पुलिस ने ताजमहल के आसपास चलने वाले ऑटो और रिक्शा चालकों को बुलवाकर शपथ दिलवाई। चालकों को शपथ दिलवाई गई कि भविष्य में पर्यटकों के साथ अच्छा सलूक करने के साथ धोखाधड़ी नहीं की जाएगी। और साथ ही पुलिस ने यह अल्टीमेटम दिया कि पर्यटकों से धोखाधड़ी या ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिक्शा चालक आज के बाद किसी पर्यटक से